दंड प्रक्रिया संहिता एक प्रक्रिया विधि है। प्रक्रिया जो न्यायालय किसी भी दांडिक मामले में या क्रिमिनल मामले में उपयोग करेगा। दांडिक मामला जैसे कि आईपीसी में बता रखे हैं। आईपीसी में हमें कई अपराध और उनकी सज़ा के बारे में बता रखा है। लेकिन अगर कोई भी मामला जो आईपीसी में है जैसे कि चोरी या हत्या, इस तरह का मामला जब न्यायालय के सामने आता है तो न्यायालय इसमें क्या प्रक्रिया या क्या प्रोसीजर फॉलो करेगा वो दंड प्रक्रिया संहिता में बताया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता या सीआरपीसी जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर सारे भारत पर लागू है, लेकिन नागालैंड राज्य और जनजाति क्षेत्रों पर भी इसका केवल अध्याय 8, 10 और 11 ही लागू होते हैं। और इन 3 अध्यायों को छोड़कर अगर कोई अन्य अध्याय नागालैंड या जनजाति क्षेत्रों पर लागू करना है तो वहाँ की राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा लागू कर सकती है। दंड प्रक्रिया संहिता 1 अप्रैल 1974 को लागू हुई थी। दंड प्रक्रिया संहिता में 484 सेक्शन हैं और 2 अनुसूची हैं। प्रथम अनुसूची अपराधों का वर्गीकरण करती है। अपराध वही जो आईपीसी में बता रखे हैं। प्रथम अनुसूची के 6 भाग हैं। पहला भाग सेक्शन बताता है जो आईपीसी के हैं। दूसरा भाग उस सेक्शन में जो अपराध बता रखा है। तीसरा भाग उस अपराध का जो दंड है। चौथा वह अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय है। पांचवा भाग वह अपराध जमानतीय या अजमानतीय है। और छठा भाग वह अपराध किस न्यायालय द्वारा सुना जाएगा यह बताता है। और दूसरी अनुसूची है वह फॉर्म बताती है या प्रारूप बताती है। प्रारूप जैसे कि न्यायालय को किसी को सम्मन भेजना है तो वह सम्मन किस प्रारूप में होगा, न्यायालय को वारंट जारी करना है तो वह वारंट किस प्रारूप में होगा, इस तरह के प्रारूप। परिभाषाएं, सबसे पहले 2A में परिभाषा है जमानती अपराध की। जमानती अपराध वह होता है जो प्रथम अनुसूची में जमानती। अभी हमने प्रथम अनुसूची का 5वां भाग देखा था जो बता रहा था कि वह अपराध जमानतीय है या अजमानतीय है। तो फिर प्रथम अनुसूची में जमानतीय दिखाता है या फिर इस टाइम कोई और विधि जो लागू है उसमें उस अपराध को जमानतीय बताया गया है, वह अपराध जमानतीय होगा। और अजमानतीय अपराध की परिभाषा भी इसमें साथ ही दे रखी है। अजमानतीय अपराध कोई इनको छोड़कर कोई और अपराध है वह अजमानतीय अपराध होगा। 2C में संज्ञेय अपराध बता रखा है। संज्ञेय अपराध भी वह है जो प्रथम अनुसूची में संज्ञेय दिखा रखा है जिस अपराध को, वह संज्ञेय अपराध है। या फिर संज्ञेय अपराध वह अपराध होता है जिसमें कोई भी पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है, वह अपराध संज्ञेय अपराध होता है। इसी के साथ ही 2L में असंज्ञेय अपराध की परिभाषा दे रखी है। असंज्ञेय अपराध वह होता है जिसमें पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता, वह असंज्ञेय मामला होता है। 2D में परिभाषा है परिवाद की। परिवाद या शिकायत मजिस्ट्रेट को की जाती है, चाहे वह मौखिक हो सकती है या लिखित भी हो सकती है। और वह इस बारे में होती है कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, चाहे उस व्यक्ति के बारे में पता हो या नहीं पता हो, और इसमें पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं है। 2D की परिभाषा का एक स्पष्टीकरण भी है जो इम्पॉर्टेंट है। ये स्पष्टीकरण यह बताता है कि अगर कोई पुलिस रिपोर्ट की गई है और बाद में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चलता है कि वो पुलिस रिपोर्ट किसी असंज्ञेय अपराध की थी, तो फिर वह पुलिस रिपोर्ट जो है परिवाद समझी जाएगी और वह पुलिस अधिकारी जिसने इन्वेस्टिगेशन किया है वह परिवादी समझा जाएगा। अब इसके बाद परिभाषा आती है 2G जो जांच के विषय में है। सीआरपीसी में 3 चीज़ें होती हैं, इन्वेस्टिगेशन या अन्वेषण, फिर दूसरी चीज़ होती है जांच और तीसरी चीज़ होती है विचारण। इन्वेस्टिगेशन या अन्वेषण जो है पुलिस अधिकारी करता है जब उसे पुलिस रिपोर्ट आती है सबूत इकट्ठे करने के लिए।
उसके बाद जांच जो है वह न्यायालय करता है या मजिस्ट्रेट करता है। जांच जो है जो सबूत पता चले हैं उनकी सत्यता का पता लगाने के लिए किया जाता है। और इसके बाद तीसरी कार्रवाई है जो वह है विचारण। विचारण जो है न्यायालय करता है किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध या दोष मुक्त करने के लिए। तो फिर जो जांच है, और दूसरी बात यह है कि जांच और विचारण जो है न्यायिक कार्रवाइयाँ हैं, अन्वेषण न्यायिक कार्रवाई नहीं है। अब 2G में जांच की परिभाषा दी गई है। जांच का क्या अर्थ है? विचारण से भिन्न। जांच विचारण नहीं होती है और मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाती है, और इसका उद्देश्य होता है सत्यता का पता लगाना। 2H में परिभाषा है अन्वेषण की। अन्वेषण पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाता है, या पुलिस अधिकारी के अलावा कोई व्यक्ति भी कर सकता है, जिसे मजिस्ट्रेट प्राधिकृत या ऑथराइज्ड करता है, लेकिन वह व्यक्ति मजिस्ट्रेट नहीं हो सकता। और अन्वेषण किस लिए किया जाता है? साक्ष्य इकट्ठे करने के लिए या साक्ष्य एकत्र करने के लिए। 2I में परिभाषा आती है न्यायिक कार्रवाइयाँ। न्यायिक कार्रवाइयाँ होती हैं जो जिस भी कार्रवाई में शपथ पर साक्ष्य लिया जाता है वह कार्रवाई न्यायिक मानी जाती है। 2J में परिभाषा आती है स्थानीय अधिकारिता की। अधिकारिता को इंग्लिश में जुरिस्डिक्शन कहते हैं। J से जुरिस्डिक्शन होता है और J में ही इसकी परिभाषा दी गई है। प्रत्येक न्यायालय या मजिस्ट्रेट को एक एरिया दे दिया जाता है। उस एरिया में जितने भी अपराध होंगे उन अपराधों के बारे में उस मजिस्ट्रेट या न्यायालय को ही सुनने की शक्ति होगी। तो जिस भी स्थानीय क्षेत्र में मजिस्ट्रेट या न्यायालय अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं वही उनकी स्थानीय अधिकारिता होती है। इसके बाद आता है 2N। सेक्शन 2N में अपराध की परिभाषा दी गई है। अपराध से मतलब है कोई कार्य या कोई लोभ भी हो सकता है। लोभ मतलब कि जो काम विधि ने करने के लिए बाउंड कर रखा है और उसे न करना भी एक अपराध होता है। तो अपराध का मतलब है कार्य या लोभ जो इस टाइम कोई भी लागू विधि ने दंडनीय बना दिया गया है वो अपराध है। और इसमें एक चीज़ और आती है कि इसमें ऐसा काम भी शामिल है जो पशु अत्याचार अधिनियम 1871 उसके सेक्शन 20 में जिसके लिए शिकायत की जा सकती है वह भी अपराध माना गया है। 2O में पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी की परिभाषा है। पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को शॉर्ट में SHO भी कहते हैं। तो वैसे तो जनरली SHO वो होता है जिसे राज्य सरकार ना रखा हो किसी भी थाने का भार साधक अधिकारी। और इस परिभाषा में बता रखा है कि अगर मान लो कि वह अधिकारी अनुपस्थित है तो उसकी जगह कोई भी और व्यक्ति हो सकता है जो उससे पंक्ति में नीचे है, उससे पोस्ट में नीचे है, लेकिन वह कांस्टेबल से पंक्ति में ऊंचा होना चाहिए। कांस्टेबल नहीं हो सकता और कांस्टेबल से ऊपर के पद का ही व्यक्ति हो सकता है। 2R में पुलिस रिपोर्ट की डेफिनेशन है। R से ही रिपोर्ट होती है और R में इसकी डेफिनेशन है। तो पुलिस रिपोर्ट से मतलब है कि कोई भी रिपोर्ट जो 173(2) सेक्शन 173(2) में पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट को भेजता है वह पुलिस रिपोर्ट होती है। 2S में पुलिस थाना है। तो पुलिस थाना ऐसा कोई भी स्थान या चौकी हो सकती है जिसे राज्य सरकार पुलिस थाना घोषित करे वह पुलिस थाना होगा। इसके बाद आता है और वारंट मामला। समन मामला 2W में परिभाषित है और वारंट मामला 2X में परिभाषित है। पहले 2X में वारंट मामला देख लेते हैं। वारंट मामला ऐसा कोई भी मामला होता है जो 2 साल से अधिक की अवधि से दंडनीय है। और अगर इसे विधि की भाषा में प्रॉपर भाषा में लिखेंगे तो फिर ऐसे लिखेंगे कि जो मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि से दंडनीय अपराध है वह वारंट मामला है। और इसके ठीक विपरीत सम्मन मामला 2W में सम्मन मामला परिभाषित है। सम्मन मामला है, इसमें जो परिभाषा दे रखी है वो यह है कि सम्मन मामला वह है जो वारंट मामला नहीं है।
या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि सम्मन मामला वह है जो 2 साल से कम की अवधि से दंडनीय है, वह सम्मन मामला है। 2WA में पीड़ित की परिभाषा दे रखी है। पीड़ित को व्यथित भी कहते हैं और इंग्लिश में विक्टिम कहते हैं। विक्टिम शब्द ध्यान रखना क्योंकि हिंदी में वो कई भी शब्द उपयोग कर सकते हैं। तो पीड़ित वह व्यक्ति होता है जिसे किसी कार्य या लोभ से कोई नुकसान कारित हुआ है और इस कार्य या लोभ का उसने अभियुक्त पर आरोप लगाया है। और पीड़ित के अंतर्गत पीड़ित शब्द में उस पीड़ित का सुरक्षक और वारिस भी शामिल है। और आखिरी 2Y में बता रखा है कि जो भी शब्द जो इस परिभाषा खंड में परिभाषित नहीं किए गए हैं उनके और वो CRPC में इस्तेमाल किए उनका अर्थ देखने के लिए हम IPC में उस IPC का परिभाषा खंड देखेंगे।